15 अगस्त सन 1947 भारत का विभाजन, 200 वर्षों के ब्रिटिश साम्राज्यवाद का अंत। भारत को आज़ादी तो मिली, परंतु धर्म के आधार पर अखंड भारत को खंडित किया गया। लाखों हत्याएं, विभीषिका, भीषण रक्तपात, इतिहास का सबसे बड़ा पलायन। 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने पलायन किया और अपने देश में ही उनको शरणार्थी बना दिया गया। भारत की आज़ादी का संघर्ष, भारत की आज़ादी का संघर्ष का पथ कितना दुर्गम, संघर्षों का इतिहास, असंख्य क्रांतिवीरों, वीरांगनाओं, बाल क्रांतिकारियों, योद्धाओं, पुण्य आत्माओं ने बलिदान दिए, घोर यातनाएं झेली, फांसी के फंदे चूमे। 15 अगस्त सन 2022 को आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारतवासियों को वर्ष 2021-22 आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए आह्वान किया है। आज हम इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं प्रयागराज के प्रतिष्ठित विद्यालय रानी रेवती देवी विद्या निकेतन इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सदस्य आदरणीय श्री बांके बिहारी पांडे जी। फ्रीडम मूवमेंट के इस चैनल पर हम आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव को आप किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं? भारत विश्व का सबसे प्राचीन देश है, ऐसी हमारी मान्यता है। जब विश्व के विविध देशों में लोगों को चलना नहीं आता था, तब हमारे देश के लोगों ने विश्व का नेतृत्व किया था। हमारे यहाँ कहा जाता है, हिमालयम समारभ्य यावदिन्दु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्थानम प्रचक्षते। हिमालय से लेकर के समुद्र के बीच का जो भूखंड है वो भारत है। और हमारे देश में संस्कृत में एक श्लोक आता है, स्वं सम चरित्रम शिक्षरम पृथिव्याः सर्वमानवा। हमारे देश के मनीषियों ने, हमारे देश के ऋषियों ने विश्व के विविध देशों में जाकर के संपूर्ण विश्व को ज्ञान दिया था, मानवता का संदेश दिया था। बीच के कालखंड में ऐसी परिस्थिति पैदा हुई कि अपना ये देश गुलाम हुआ। कभी यहाँ डच आए, कभी हूण आए, कभी कुषाण आए, कभी मुगल आए, कभी अंग्रेज आए। बारी बारी से इस देश पर उनका शासन चला। गुलामी का एक लंबा कालखंड हमारे देश के लोगों ने देखा। स्वतंत्रता का आंदोलन शुरू हुआ। स्वतंत्रता के आंदोलन में हजारों हजार की संख्या में इस देश के युवक, हमारी बहनों ने बलिदान दिया। यहाँ तक कि छोटे छोटे बालकों ने, हमारे देश की बहनों ने भी अपना बलिदान दिया। तब जाकर के स्वतंत्रता हमें प्राप्त हुई। कहा जा सकता है कि स्वतंत्रता हमें आसानी से नहीं मिली, इसके लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा। मैं प्रशंसा करता हूँ अपने देश के प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र दामोदर दास मोदी का, जिनके मन में इस प्रकार की बात आई कि 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं और कहीं ना कहीं स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव मनाया जाए और इस अमृत महोत्सव में उन वीर बलिदानियों को याद किया जाए जिन्होंने इस देश के लिए कुर्बानी दी है। और वो काम शुरू हुआ और गाँवों से, नगरों से, जहाँ के लोगों ने कुर्बानियाँ दी थी, उनके परिवारों से संपर्क किया गया और संपर्क करने के बाद परिवार के लोगों का सम्मान समारोह किया गया। लेकिन केवल इतने से ही हमारा काम पूरा होने वाला नहीं है। अभी बहुत काम, ऐसे असंख्य बलिदानी हैं जिनका नाम इतिहास के पन्नों पर नहीं आया है। वास्तव में अंग्रेजों के कालखंड में जो इस देश का इतिहास लिखा गया वो अंग्रेजों के संरक्षण में लिखा गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भी जब इतिहास लिखा गया
तो उस पर साम्यवादी विचारधारा के जो लेखक थे उन्होंने इस देश का इतिहास लिखा और हमारे देश के लोगों ने जिनका बलिदान हुआ था उसमें बहुसंख्यक लोगों के नाम इतिहास के पन्ने पर नहीं आए। एक सुंदर अवसर है और आज़ादी के अमृत महोत्सव में पूरे देश के लोगों को जागृत होकर के इस भारत के इतिहास में और क्या जोड़ा जा सकता है। इतिहास संकलन समिति के लोग भी इस काम में लगे हैं। आने वाले समय में इस देश के बलिदानियों का नाम निश्चित रूप से इतिहास के पन्ने पर आएगा और जिस संकल्पना के साथ अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, अमृत महोत्सव निश्चित रूप से भारत के लिए एक अच्छा कहा जाए प्लेटफॉर्म है और इस पर हम सभी को लग करके निश्चित रूप से उन बलिदानियों को याद भी करना है, उन बलिदानियों की खोज भी करनी है और उनके जीवन से प्रेरणा करके कुछ काम भी इस प्रकार देश के लिए करना है। जी भाई साहब, देश की आज़ादी का इतिहास एक वृहद इतिहास है, लंबा इतिहास है, परंतु कुछ नाम ही चर्चा में आते हैं, बाकी उनको हम याद नहीं कर पाते, जो असंख्य हैं, जो अभी तक हमारे सामने नहीं आए। जी, वास्तव में इतिहास जो हमारा स्वतंत्रता का आंदोलन है, वो आंदोलन तो एक लंबे समय से चला है और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि भारत कभी भी पूर्ण गुलाम नहीं हुआ। अब यहाँ की ऐसी परिस्थितियाँ थी, यहाँ के लोगों को जब यहाँ कहा गया कि और देश बट गया, एक पुस्तक है इसमें मानवर शेषाद्री जी ने लिखा है कि ये जो देश बटने की विभीषिका हमने झेली, इसको झेलने के पीछे जो कारक रहे वो इस देश के लोग रहे। नाम सबका नहीं आया, ये बात तो सही है। नाम इसलिए नहीं आया कि इतिहास लेखक दूसरे प्रकार के लोग थे, वो इस देश का सही इतिहास लिखना ही नहीं चाहते थे। इसलिए केवल कुछ ही नाम, कुछ ऐसे ही नाम इतिहास के पटल पर आए जिन्हें कहा जाए उनका संरक्षण प्राप्त था। और देखा जाए तो इतिहास में ऐसे असंख्य नाम हैं जिनके बारे में अब इसके स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव में अब जो नाम खोजे जा रहे हैं। अभी एक पुस्तक लिखी गई जिसमें 52 बलिदानियों की कथा लिखी गई। उन 52 बलिदानियों ने देश के लिए बलिदान किया था और ऐसे बड़ी लंबी श्रृंखला है। अभी जब हमारे इतिहास संकलन समिति के लोग इस काम में लगे हैं और आगे आने वाले समय में भी वो लगे रहने वाले हैं और आगे जब खोज करेंगे और उसके तह में जाएंगे तो सारे नाम उजागर होंगे और आगे विश्वास है कि वो पाठ्यक्रम का भी हिस्सा बनेंगे और वो इतिहास में पढ़ाया जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। भारत विभाजन की त्रासदी एक ऐसा दुखद समय था, अखंड भारत का विभाजन, भीषण रक्तपात, लाखों हत्याएं, वो भी गवाह हैं भारत विभाजन की। परंतु क्या उन्हें भी हम जान पाएंगे? ऐसा समय आएगा उस कालखंड को भी हम जान पाएं, उसके विषय में जान पाएं। बिल्कुल जान पाएंगे। इसलिए जान पाएंगे कि कहीं ना कहीं भारत विभाजन, भारत तो अखंड रहा। भारत कहा जाए भारत के कई टुकड़े हुए। कभी पाकिस्तान हमसे अलग हुआ, कभी उपगणस्थान जिसको हम अफगानिस्तान कहते हैं वो अलग हुआ, कभी ईरान भी भारत का हिस्सा था जिसको हम आर्यान कहते हैं, वो भी भारत का हिस्सा था। ब्रह्म देश भी हमसे अलग हुआ। ऐसे कहा जाए कि भारत एक जो विस्तृत भूभाग भारत का था वो समय के हिसाब से परिस्थितियों बस वो हमसे अलग हुआ। लेकिन धीरे धीरे ऐसी परिस्थिति आ रही है, हम भारत के इतिहास को जानेंगे भी, भारत के बलिदानियों को भी जानेंगे और ये अखंड भारत की जो हमारी संकल्पना है, अखंड भारत की संकल्पना भी आने वाले समय में पूर्ण होगी। जैसे जम्मू कश्मीर का जो प्रकरण हमारे सामने चल रहा है, जो कहा जाए कि पाक अधिकृत कश्मीर है, जिसकी चर्चा आजकल बहुत हो रही है, आने वाले समय में जैसी स्थिति बन रही है वो भी हमारे देश का हिस्सा है, वो हमारे देश का अभिन्न अंग है, वो भी हमारे देश का हिस्सा बनेगा। और जो त्रासदी हो चुकी वो तो कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों पर रहेगी, लेकिन आने वाले समय में भारत की जैसी आज परिस्थिति है, भारत के लोगों की जैसी मनस्थिति है और जैसा हमारे देश की भारत सरकार जो हमारी है
भारत सरकार की जो योजना रचना है उसके आधार पर अगर देश के नागरिक जागरूक हुए तो वह दिन दूर नहीं जब भारत पुनः विश्वगुरु के स्थान पर प्रतिस्थापित होगा और अखंड भारत की जो संकल्पना है वो निश्चित रूप से पूरी होगी। 15 अगस्त और 26 जनवरी को हम ऐसा महसूस करते हैं, देखते भी हैं कि जन सामान्य में राष्ट्र के प्रति प्रेम, उमंग और राष्ट्रीयता की भावना जागृत होती है, परंतु बाकी दिनों में हम ऐसा महसूस नहीं करते। जी, वास्तव में जो राष्ट्रभक्ति शब्द है और देशभक्त शब्द आता है, ये केवल 15 अगस्त 26 जनवरी के दिन 15 अगस्त और गणतंत्र दिवस के अवसर पर केवल ध्वज के सामने खड़े होकर राष्ट्रगान करने से राष्ट्रभक्ति नहीं आती। ये राष्ट्रभक्ति तो आती है इस देश के महापुरुषों के चरित्र को समझकर, पढ़ करके, और जब उनका जीवन चरित्र हम पढ़ते हैं और उनके द्वारा जो किए गए कार्य हैं उन पर हमारी दृष्टि जाती है तो राष्ट्रभक्ति तो उनके जीवन से मिलती है। एक उदाहरण देता हूँ, जैसे शिवाजी महाराज के जो प्रधान सेनापति थे, प्रधान सेनापति उनका नाम तानाजी मालुसरे उनका नाम था। एक बार की घटना बताता हूँ। शिवाजी महाराज और जीजाबाई चौपड़ का खेल खेल रहे थे। उस खेल में शिवाजी हार जाते हैं और शिवाजी हारने के बाद कहते हैं कि माँ, मैं हार गया, आप मुझसे क्या चाहती हैं? तो जीजाबाई ने शिवाजी से कहा, पुत्र, यदि तुम मुझे कुछ देना चाहते हो तो देखो वो सामने सिंहगढ़ का किला दिखाई दे रहा है जिस पर मुगलों का शासन है। मैं चाहती हूँ कि उस पर हमारा अधिकार हो जाए। शिवाजी महाराज ने तुरंत कहा, माँ, आपकी इच्छा ही मेरा धर्म है, मैं आपकी इच्छा का पालन करने के लिए मैं तत्पर हूँ। और उसी समय वो तानाजी मालुसरे को एक सैनिक के माध्यम से बुलाते हैं। जब वो सैनिक जाता है तानाजी मालुसरे के पास और कहता है कि शिवाजी महाराज ने आपको बुलाया है, उस समय तानाजी मालुसरे अपनी पत्नी के साथ बैठ करके अपने पुत्र की शादी के लिए योजना बना रहे थे। शिवाजी का आदेश पाते ही वो वही काम रोक करके और शिवाजी महाराज के पास चल देते। जब वो शिवाजी महाराज के पास जाते हैं और कहते हैं कि महाराज आपने मुझे कैसे याद किया, तो शिवाजी कहते हैं कि तानाजी, आपकी जो अतुलित सैन्य ताकत है, आपके जो तलवार में धार है, उसके बल पर मैंने माँ को एक वचन दिया है। तानाजी मालुसरे कहते हैं कि आपने माँ को वचन दिया तो केवल जीजाबाई आपकी माँ नहीं, मेरी भी माँ है, और उनकी आज्ञा का पालन करना केवल शिवाजी का धर्म नहीं है, वो मेरा भी धर्म है, आप आज्ञा करिए। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ, माताजी की इच्छा है कि वो सिंहगढ़ के किले पर हमारा अधिकार हो जाए। तानाजी मालुसरे ने बिना कुछ सोचे विचारे कहा ठीक है, और 500 केवल सैनिक लेकर के रात्रि में वो सिंहगढ़ के किले पर आक्रमण करते हैं। भीषण लड़ाई होती है, तानाजी मालुसरे मारे जाते हैं, लेकिन किले पर अधिकार होता है। इस प्रकार की राष्ट्रभक्ति का उदाहरण जब हमारे देश के नवयुवकों को बताया जाएगा कि तानाजी मालुसरे ने अपने व्यक्तिगत कार्य, अपने पुत्र के विवाह को छोड़ करके राष्ट्र के लिए, देश के लिए वो चले गए। अंत में उनकी हत्या भी हुई, वो मारे भी गए, लेकिन किले पर अपना अधिकार हो गया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण भारत के इतिहास में, राणा प्रताप का उदाहरण भी हमारे सामने है कि वो जंगल में गए, घास की रोटी खाई, उनके पुत्र को दूध नहीं मिला, भील बालक, उनके लिए दूध की व्यवस्था किया। राणा प्रताप ने इतनी वेदना झेली, इतनी यातनाएं झेली, लेकिन राष्ट्रभक्ति का जो उनका जज्बा था वो उनके कर्तव्य पथ से उनको नहीं डिगा पाया। अगर ऐसा इतिहास पढ़ाया जाएगा, ऐसे इतिहास पढ़ाया, तब राष्ट्रभक्ति निश्चित रूप से, राष्ट्रभक्ति केवल भाषण का विषय नहीं है, राष्ट्रभक्ति तो कहीं ना कहीं हमारे महापुरुषों के चरित्र से हमारे अंदर आएगी। इसलिए अगर हमारे पाठ्यक्रम में महापुरुषों का जीवन चरित्र पढ़ाया जाएगा तो स्वाभाविक रूप से हमारे देश के युवकों के में भी राष्ट्रभक्ति का संचार होगा। और 15 अगस्त 26 जनवरी का जो उद्देश्य है, जो ध्येय है, निश्चित रूप से वह ध्येय भी पूरा होगा।
और हम देश के लिए कुछ करने में समर्थ भी होंगे। जी। भारत, हम जैसे महसूस करते हैं, भारत जैसे जैसे प्रगति पथ पर चल रहा है, आगे बढ़ अग्रसर हो रहा है, वैसे वैसे ही हम पाश्चात्य देशों की सभ्यता को अडॉप्ट करते जा रहे हैं और उसके ऐसा लगता है कहीं अधीन आते जा रहे हैं। मदर्स डे, फादर्स डे, वैलेंटाइन डे तो प्रचलन में आ रहा है, परंतु हम भारत माँ के लिए, भारत माँ की आज़ादी के लिए बलिदान हुए वो असंख्य वीरों, पुण्य आत्माओं को श्रद्धा सुमन अर्पित नहीं कर पाते, जो कि हमें करना चाहिए, जो कि हमारी एक मॉरल ड्यूटी भी बनती है। जी। वास्तव में जो भारत है, भारत में संयुक्त परिवार की संकल्पना रही। यहाँ पहले बड़े परिवार होते थे, धीरे धीरे परिवार छोटे होते जा रहे हैं। बालक बालिका का जो वास्तव में मन का विकास होता था, जो उसकी आत्मा का विकास होता था, उसकी बुद्धि का विकास होता था, वो संयुक्त परिवार में होता था। उसे रामायण की, महाभारत की, गीता की अच्छी अच्छी बातें घर के जो मुखिया, दादा दादी, नाना नानी होते थे, उनके माध्यम से सत्संस्कार की बातें, महापुरुषों का जीवन चरित्र, और पहले हमारे देश में जो इस प्रकार से कहा जाए रामलीला का मंचन होता था, ऐसे बहुत सारे सीरियल, कहा जाता है कि रामचरितमानस या रामायण जब टेलीविज़न पर आना शुरू हुआ तो लोग यात्रा बंद करके उसको देखते थे, वहाँ राम के चरित्र के बारे में सुनते थे। और अपने देश में तो भगवान राम के बारे में भी कहा गया, कृष्ण के बारे में भी कहा गया। जब गुरुकुल में पढ़ने जाते थे तो माता पिता को प्रणाम करने की परंपरा अपने देश में रही, लेकिन पाश्चात्य संस्कृति में माता पिता के प्रणाम की कोई रचना नहीं है। हमारे यहाँ रामचरितमानस में कहा गया, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नाम है माथा। तो हमारे यहाँ चाहे राजा का बेटा रहा हो, चाहे वो गरीब घर का बच्चा हो, वो स्वाभाविक रूप से अपने माता पिता को प्रणाम करता था। लेकिन आज कहा जाए जो एक प्रकार की संस्कृति डेवलप हुई, उस संस्कृति पर पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव आया, उसके कारण हमारे जो विद्यार्थी हैं वो अपने माता पिता को प्रणाम करने में भी संकोच करते हैं। और आज तो हम तो भगवान, हमारे यहाँ तो माता पिता को भगवान की श्रेणी में रखा जाता है, हमारे यहाँ तो गुरु को भगवान के रूप में देखा जाता है, और इस देश का गुरु भी बच्चों में भगवान का दर्शन करता है। इसलिए यहाँ एक दिन हम माता पिता मदर्स डे मना करके, फादर्स डे मना करके, वैलेंटाइन डे मना करके, जो हमारी आधुनिक संकल्पना है या प्राचीन संकल्पना हमारी थी, उसको हम पूरा नहीं कर सकते। एक दिन में माता को मातृ दिवस मना करके, पितृ दिवस मना करके हम उनके ऋण से मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि हमारे यहाँ तो प्रतिदिन माता पिता की सेवा करने का एक प्रकार से विधान रहा है, और उनकी आज्ञा पालन का भी हमारा धर्म बना है। हमारे देश में भगवान राम को उनके पिता ने आदेशित किया, निर्देशित किया, और बिना किसी लाग लपेट के वो जंगल चले गए, एक बार भी नहीं कहा। भारत के इतिहास में पहला उदाहरण मिलता है कि जहाँ पर भगवान राम को जब राजा बनाए जाने की बात आई और उनसे कहा गया कि अब आप राजा बनेंगे, तो उस समय उन्होंने कहा था कि हम चार भाई एक साथ आए, एक साथ खेले बढ़े, लेकिन क्या कारण है कि केवल हमें राजा बनाया जा रहा है, जबकि राज्य में तो हम चार भाई हैं, सबको बराबर का अधिकार है, सबको राजा बनाया जाना चाहिए। तो इस प्रकार का भाव मुझको लगता है कि भारतीय संस्कृति के अलावा और कहीं नहीं मिलेगा। विदेश की संस्कृति में तो पिता को मार करके भी राजा बनते हम लोगों ने देखा है, और यहीं पर देखा गया है कि औरंगजेब ने अपने पिता को ही कैद करके वो सिंहासन पे बैठा, और जब शाहजहां को औरंगजेब ने कैद किया और उनसे कहा गया कि आप 2-3 चीज़ें मांग लीजिए, उसी में जीवन यापन करिए, तो उन्होंने अपने जो वहाँ लोग थे उन्होंने उनसे कहा कि हम कैसे धर्म में पैदा हुए। यहाँ का हिंदू धर्म कितना अच्छा है कि यहाँ जीवित रहते तो अपने माता पिता की सेवा करते ही हैं, मृत्यु के बाद भी यहाँ पर अपने पुरखों को पानी देने की परंपरा है, उनको तर्पण करने की परंपरा है। तो वास्तव में हिंदू धर्म श्रेष्ठ है, इसको विदेशी शासकों ने भी एक प्रकार से कहा है। इसलिए आप इस प्रकार का जो कहा जाए कि इस देश के लोगों को भी संकल्प लेना पड़ेगा कि जो पाश्चात्य संस्कृति कहा जाता है कि अगर किसी देश की संस्कृति को समाप्त कर दिया जाए
तो वह देश समाप्त हो जाता है। तो ये पाश्चात्य देशों का एक प्रकार से हमारी संस्कृति पर आक्रमण है और यहाँ के लोगों को विचार करना पड़ेगा, कहीं ऐसा न हो कि वो हमारे ऊपर हावी हो जाए और हमारी संस्कृति नष्ट हो जाए, और संस्कृति नष्ट होगी तो देश नहीं बचेगा। इसीलिए सबको जागरूक रहना पड़ेगा, समय के साथ विचार विनिमय भी करना पड़ेगा और जागृत होकर के समाज के लोगों को भी जागृत करना पड़ेगा। अगर इसको हम कर ले गए तो भारत की संस्कृति भी बचेगी, माता पिता का सम्मान भी बचेगा। मुझे लगता है इसमें इस प्रकार का विषय है। जैसा अभी भाई साहब ने चर्चा किया माता पिता की, घर में नाना नानी की, बुज़ुर्गों की, दादा दादी की, और जो घर में गुरु परंपरा की और जो हमारे समाज में पहले थी, तो क्या हम ये माने जो हमारे संस्कारों का ह्रास हुआ है, क्या इस वजह से हुआ है कि पहले तो विद्यालयों में बच्चों को संस्कारों की शिक्षा दी जाती थी, परंतु वो शिक्षा अब हम देख रहे हैं कि विद्यालयों में विलुप्त हो रही है। क्या ये भी एक कारण हो सकता है? बिल्कुल कारण है, क्योंकि भारत की जो शिक्षा व्यवस्था रही पहले से, इतनी पुरानी शिक्षा व्यवस्था विश्व के किसी देश में नहीं रही। हमारे यहाँ तो पढ़ाई गुरुकुलों में होती थी, चाहे वो राजा का बेटा होता था, चाहे सामान्य परिवार के बच्चे होते थे, वो गुरुकुलों में पढ़ने के लिए जाते थे और गुरु के सानिध्य में रह करके गुरु के आचरण से शिक्षार्जन करते थे। लेकिन धीरे धीरे परंपरा लोप हो गई और वो गुरुकुल परंपरा विद्यालयों में परिवर्तित हो गई। लेकिन आज भी इस प्रकार के विद्यालय कुछ हो रहे हैं जो गुरुकुल परंपरा से, क्योंकि गुरुकुल परंपरा में आचार्य अपने आचरण से विद्यार्थियों को सिखाता था और संस्कार पक्ष को लेकर के ही वहाँ कार्य प्रारंभ होता था और जीवन जीने की पूरी कला उन्हें सिखाई जाती थी। लेकिन बीच के कालखंड में ऐसी शिक्षा व्यवस्था बनी कि गुरुकुल परंपरा का ह्रास हुआ, विद्यालय बने और विद्यालय केवल धनार्जन के केंद्र बन गए। लेकिन आने वाले समय में ऐसे कुछ तंत्र विकसित हो रहे हैं, सरकार भी इस दिशा में विचार कर रही है कि आचार्य जो शिक्षा देने का काम करता है वो अपने आचरण से विद्यार्थियों को शिक्षित करे। इसी प्रकार से शिक्षा में परिवर्तन भी आ रहा है, बदलाव भी आ रहा है। आने वाले समय पे सरकारें भी चिंतित हैं, समाज भी इस पर चिंतित है, क्योंकि जब विद्यालय कहा जाए कि विद्यालय जब समाज पोषित थे, गुरुकुल प्रथा थी तो विद्यालय समाज पोषित थे और छात्र केंद्रित शिक्षा हुआ करती थी। छात्र केंद्रित क्रिया आधारित समाज पोषित विद्यालय उस कालखंड में थे। आज भी अगर उस प्रकार की रचना बनी, सरकार इस पर सोच रही है कि आने वाले समय में जो हमारे शिक्षा का तंत्र है, यह तंत्र सरकार से मुक्त किया जाए और ये शिक्षा व्यवस्था छात्र केंद्रित क्रिया आधारित समाज पोषित बने। अगर इस दिशा में काम हुआ तो निश्चित रूप से जो हमारे गुरुकुल परंपरा थी, उस गुरुकुल परंपरा का प्रभाव हमारे समाज पर पड़ेगा और हमारा विद्यार्थी जो आज चरित्र का संकट है, वो चरित्र का संकट भी आने वाले समय में ठीक होगा। महापुरुषों का चरित्र भी उनके सामने आएगा, महापुरुषों के चरित्र से भी हम शिक्षा लेंगे और आने वाली पीढ़ी को भी हम संस्कृत शिक्षा के साथ संस्कार भी दे सकेंगे। जी, आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सदस्य हैं, क्या हम जो वर्तमान में सरकार है इससे ऐसी आशा या उम्मीद कर सकते हैं कि उन असंख्य बलिदानियों, क्रांतिकारियों, वीरांगनाओं, पुण्य आत्माओं का इतिहास जो हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं बना था, क्या वो हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा बनेगा, जिससे हमारी पीढ़ियाँ और निरंतर आने वाली पीढ़ियाँ उन पाठ्यक्रमों से उनसे प्रेरणा ले सकें और उन्हें अपने जीवन का आदर्श बना सकें? जी, जब NEP 2020 की बात आई तो पूरे देश में एक प्रकार से विषय गया और कहा जाए कि ग्राम प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक जितने राजनेता हैं या शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं या उद्योग के क्षेत्र में काम करने वाले बड़े बड़े व्यवसायी हैं, सबके विचार लिए गए। लगभग 2.5 लाख विचार आए। उस 2.5 लाख विचार को संजो करके राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक ड्राफ्ट हमारे सामने आया। भारत सरकार ने उसकी अनुमति दी और वो आगे आने वाले समय में मुझे लगता है कि 2024 तक ये जो महापुरुष हमारे देश में
क्योंकि आगे आने वाले पाठ्यक्रम में जो एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम होगा वो पूरे देश में लागू होगा और प्रत्येक बोर्ड को वह पाठ्यक्रम अनिवार्य रूप से पढ़ाना होगा। उसमें कुछ ऐसे महापुरुष होंगे जिनको पूरे राष्ट्रीय स्तर पर वो पाठ्यक्रम का हिस्सा बनेंगे, कुछ ऐसे भी महापुरुष होंगे जिनको हम प्रदेश स्तर पर, कुछ को जिले स्तर पर, जहाँ जैसी जिसकी भूमिका रही है, ऐसे महापुरुषों को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने की तैयारी हुई है। और ऐसे महापुरुष जिनका पाठ्यक्रम में पहले से स्थान था, लेकिन पाठ्यक्रम में बहुत थोड़ा सा अंश उनके बारे में था, उनका अंश भी बढ़ाए जाने की बात है। जो हमारे कवि रहे इस देश में, जो हमारे देश में लेखक रहे, ऐसे लेखकों को, ऐसे कवियों को भी पाठ्यक्रम से पिछली सरकारों ने हटा दिया था। जैसे कहा जाए, ऐसे वीर कहा जाए, जो वीर रस की कविताएं हमारे देश में हुआ करती थी, ऐसे कवियों को भी पाठ्यक्रम से हटा दिया गया था। लेकिन वर्तमान सरकार ने विचार किया है कि ऐसे कवियों को, ऐसे लेखकों को और ऐसे सभी महापुरुषों को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाएगा। और जब पाठ्यक्रम का हिस्सा वो बनेंगे और हमारे देश के विद्यार्थी उस पाठ्यक्रम को पढ़ेंगे, उनका जीवन चरित्र पढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से महापुरुषों के जीवन चरित्र का प्रभाव समाज इस पर पड़ेगा। और आगे ये भी योजना है कि जो दूरदर्शन का क्षेत्र है, दूरदर्शन पर भी हमारे महापुरुषों का जीवन चरित्र कहीं ना कहीं बताया जाएगा। उनकी डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनने वाली है, वो फिल्म भी विद्यार्थियों को दिखाई जाएंगी। और जब वो फिल्म स्क्रीन पर आएगी तो इस देश के जो कहा जाए युवा हैं, उसको जब देखेंगे तो स्वाभाविक रूप से उनके जीवन पर प्रभाव पड़ेगा और महापुरुषों का जीवन चरित्र उनका हिस्सा बनेगा। आने वाले समय में निश्चित रूप से ये जो विषय है, इस विषय की ओर सरकार भी उन्मुख है। और एक लंबे अंतराल के बाद जो 10+2 सिस्टम था, जो एजुकेशन स्ट्रक्चर था, 34 वर्ष के बाद एक जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारे सामने आई है, उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो कहा जाए वर्तमान की चुनौतियां हैं, भविष्य की चुनौतियां हैं, वर्तमान की समस्याएं हैं और जो अतीत की भूलें हैं, इन अतीत की भूलें, वर्तमान की समस्याएं और भविष्य की चुनौतियों को दृष्टिगत रखते हुए इस NAP 2020 निर्मित हुई है। तो आने वाले समय में जब ये हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा बनेगी, निश्चित रूप से हमारे विद्यार्थी और हमारे भारतीय समाज इससे लाभान्वित होगा। और भारत के बारे में जो पहले से एक विशेष कि भारत विशेष देश है, ये भारत विशेष देश पुनः बनेगा, भारत पुनः विश्वगुरु बनेगा, जिसकी हम संकल्पना करते हैं, यह स्वप्न हमारा साकार होगा। धन्यवाद जी। आज़ादी के अमृत महोत्सव फ्रीडम मूवमेंट चैनल में पिछले लगभग 2 वर्षों से हम आपके सामने लगातार उपस्थित होते हैं। उन विभिन्न असंख्य क्रांतिकारों, वीरांगनाओं, महान पुण्य आत्माओं के एपिसोड लेकर उनके जीवन गाथा बताते हैं। आज हम आज़ादी के अमृत महोत्सव पर चर्चा कर रहे थे और हमारे साथ उपस्थित थे आदरणीय श्री बांके बिहारी पांडे जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं और हम आपसे आगे भी स्टूडियो में हम चर्चा करते रहेंगे आज़ादी के अमृत महोत्सव की, और इस भारत माँ के प्रति हम समर्पण करते हैं। जय हिंद।